ठीक है, तो कुछ रिमेनिंग ऑर्डर्स हैं वो पढ़ते हैं। कुछ रिमेनिंग ऑर्डर्स में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोर और लेस जो जो हमारे पास होंगे वो कर लेंगे। सबसे पहले हम इंटरप्लेटर करते हैं। इंटरप्लेटर दैट इज ऑर्डर नंबर 35। इंटरप्लेटर सूट क्या होता है? गिव मी अ मोमेंट। ओके, इंटरप्लेटर सूट जहां पर प्लेंटिफ है, जहां प्लेंटिफ है और प्रोबेबली डिफेंडेंट ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली द डिस्प्यूट बिटवीन द डिफेंडेंट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है। प्लेंटिफ को क्या चीज चाहिए? कॉस्ट और चार्ज चाहिए, बस कॉस्ट और चार्ज। अल्टीमेटली द रियल डिस्प्यूट बिटवीन द डिफेंडेंट्स अमंग देमसेल्फ। प्लेंटिफ को वो कोर्ट में डिपॉजिट करा सकता है जो प्रॉपर्टी उसके पास है, और अल्टीमेटली डिस्प्यूट बिटवीन द डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट आपस में जो भी इनका डिसीजन आएगा कोर्ट उसको हैंड ओवर कर देगी प्रॉपर्टी। नाउ इंटरप्लेटर सूट, provision relating to interpolated suits are contained in order number 35. Now, which of the following proposition with regard to the interpolated suit is incorrect? Defendant claim adversely to one another. हमें क्या देखना है इसमें? इनकरेक्ट देखना। ओके, इज इनकरेक्ट, ये तो ठीक है। डिफेंडेंट की लड़ाई होती है आपस में। प्लेंटिफ क्लेम नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन द डिस्प्यूट अदर देन द चार्ज ऑफ द कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। Now real dispute must be between the plaintiff and only one of the defendant, ये गलत है। Plaintiff must be ready to deliver, बिल्कुल ठीक है। उसको उससे मतलब नहीं है plaintiff के। plaintiff को तो कोर्ट में भी हैंड ओवर कर देता है, या कोर्ट उसको बोल देती है कि भाई हैंड ओवर करो, आप अपना जब चार्ज और कॉस्ट से मतलब रखिए, बाकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दीजिए। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। Now for an interpolator suit, which of the following condition is not necessary? कौन सी कंडीशन जरूर नहीं है? There must be some debt or the property in the dispute. There must be some debts or the property in the dispute. Two or more, okay, is not necessary देखना, ठीक है। तो two or more person claiming the debts or the property in a dispute adversely to one another, ठीक है। There must be a suit pending wherein the right of the rival claimants for the debts or the property in the dispute can be properly adjudicated. सारे गलत हैं, एक तो ऑलरेडी ठीक है ही, तो ये नहीं होगा। There must be a suit pending wherein right of the rival claimants for the debts or the property in the dispute can be properly adjudicated. एक बार फर्स्ट और देख लेते हैं, फर्स्ट क्या कहता है। There must be some debt or the property in the dispute, बिल्कुल होना तो ये तो चाहिए ही चाहिए। There must be some debts or the property in a dispute. There must be suit pending wherein the right of the rival claimants for the debt or the property dispute can be properly adjudicated, ठीक है। तो ये यहाँ पे वर्ड लिखा है पेंडिंग, देयर मस्ट बी सूट पेंडिंग, ऐसा नहीं है, इसमें तो प्लेंटिफ इंस्टीट्यूट करता है सूट, ठीक है। अल्टीमेटली देन डिफेंडेंट को अगेंस्ट जाता है वो, तो डिफेंडेंट के बीच में है अल्टीमेटली द सूट। तो देयर सूट मस्ट नॉट बी पेंडिंग, ऐसा नहीं कि सूट पेंडिंग होगा तो डिफेंडेंट आपस में कोई ऐसा नया डिस्प्यूट आएगा वो एडजुडिकेट होगा, वो नहीं होगा इसमें। In an interpolated suit, the plaintiff claims interest in the subject matter of the suit. In interpolated suit, the plaintiff claims interest in the subject matter, तो उसको कोई मतलब नहीं है। No interest in the subject matter of the suit except the charge and the cost, ठीक है, this is right. No interest in the subject matter of the suit also not claim, ये गलत है। उसको क्लेम और चार्जेस तो चाहिए ना, रख रखाव में जो खर्चा आया प्लेंटिफ का प्रॉपर्टी का, तो आंसर इज बी। In an interpolated suit, the plaintiff may claim शेयर इन द प्रॉपर्टी, नहीं। प्रीएम्पशन, नहीं। कॉस्ट एंड चार्जेस चाहिए उसको, सिंपल है नो। एन इंटरप्लेटर सूट इज अ सूट बिटवीन द टू एडवोकेट्स, गलत। यूनियन प्लेडर एंड द स्टेट प्लेडर instituted by the person who has no interest in the tied subject matter, ठीक है। the instituted by the person who has interest in the subject matter, नहीं। आंसर इज सी। ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स, ये तो मेरे ख्याल से इसमें इलस्ट्रेशन भी है। A deposits a box of the gold coin with B as his agent. E ने क्या करा है, अपने गोल्ड बॉक्स जो है B को दिया है, ठीक है। बॉक्स हो गया। He then writes to C for the purpose of making the gold coin as a security for the debt from the himself to C. Okay, तो C एक पार्टी और आ गई इसमें। A afterwards
ए आफ्टर alleged that the C's debts is satisfied, ये कहता है कि मेरा तो कर्जा चुक गया है, ठीक है। एंड सी alleged the contrary, ये कह रहा है कि अभी मैंने पेमेंट कर दिया, ये मैंने कह रहा है कि मैंने पेमेंट नहीं हुई है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये राइज होता है जो बॉक्स है वो बी के पास है, अल्टीमेटली डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में हो गया। तो बी तो एक एजेंट है जिसके पास बॉक्स है, तो बी कैन इंस्टीट्यूट अ सूट जिसमें ए और सी दोनों पार्टीज होंगे, दे अल्टीमेटली विल बी एलिजिंग अगेंस्ट ईच अदर, दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज है वो कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करेगी। नाउ बोथ क्लेम द गोल्ड कॉइन फ्रॉम बी, ओके। नाउ बी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रिटेशन बिल्कुल कर सकता है अगेंस्ट ए एंड सी, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, द बी कैन इंस्टीट्यूट सूट अगेंस्ट ए एंड सी। Now A deposit a box of jewel with B, who is well reputed person of his area. एक मैं लिख बना लेते हैं, A ने अपना एक डिपॉजिट करता है jewel box with the B, who is a well reputed person of this area. C alleges that the jewel box were wrongly obtained from him by A. Okay, C ये कह रहा है कि ये जो बॉक्स है वो गलत तरीके से A ने उससे ले लिया है, and claims them from B. Okay, तो B से वो क्लेम करता है। लीगली बी हैज विच ऑफ द ऑप्शन, अब बी क्या करेगा, बी इंटरप्रेटर सूट फाइल कर सकता है। टू रिटर्न द ज्वेल्स टू ए, नहीं, टू डिपॉजिट द ज्वेल विद द पुलिस, टू इंस्टीट्यूट एन इंटरप्रेटर सूट बिटवीन ए एंड सी। ओके, तो बी इन दोनों के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। नाउ इंटरप्रेटर सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, नहीं किया जा सकता, कब नहीं किया जाएगा, from any property which relates to two person but which is being held by the third person for the time being. Okay, cannot be instituted, इसमें तो किया ही जा सकता है। For determining the relation between a property and the person claiming it, it can be. For getting the himself absolved from the liability to keep the property which is not being held, ठीक है, तो plaintiff के point of view से बात कर रहा है। where the suit is pending in which, ठीक है, the word आ गया pending जो भी मैंने आपको बताया था, the pending in which the rights of the all the parties can properly be decided। यहाँ plaintiff का right थोड़ी ना decide होता है, defendants का आपस में adversely claiming each other वो decide होता है, तो यहाँ institute नहीं होगा डी में। awarding future interest किया जा सकता है, that is a discretionary। प्रोविजन रिगार्डिंग फ्रेंडली सूट, एक ऑर्डर नंबर है 36, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे दोनों पार्टीज कोर्ट के ओपिनियन के लिए मैटर को लेके जा सकती हैं। सेक्शन 90 एंड ऑर्डर नंबर 36 में बात की गई है। 88 हो नहीं सकता, 35 तो इंटरप्रेटर हो गया, इस सेक्शन की बात कर रहा है। 34 मॉर्गेज, 33 इंडिजेंट, ठीक है। नाउ समरी प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो लास्ट में मैं आपको ये बता दूंगा किन किन ऑर्डर्स को हमारे ये एमसीक्यू करने के बाद भी एक बार उन ऑर्डर्स को जरूर पढ़ लेना। नाउ समरी प्रोसीजर क्या है, समरी प्रोसीजर जिसमें कुछ ऐसे मामले हैं जैसे हुंडीज हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इसका ऑर्डर, इसका रूल नंबर 1 और 2 तो जरूर पढ़ना, ठीक है, 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन मामलों में क्या होता है, समरी प्रोसीजर किया जा सकता है जहां लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, लिक्विडेटेड जो पहले से निर्धारित हैं और सर्टेन्ड है, तो उनपे समरी प्रोसीजर में सूट फाइल किया जा सकता है। समरी प्रोसीजर में क्या होता है, लीव टू डिफेंड होती है, लीव टू डिफेंड 10 डेज के अंदर अगर वो हैज टू बी फाइल, अगर वो ग्रांट होगी देन ओनली यू कैन डिफेंड योर सूट। अगर आप वो सूट नहीं फाइल करते हैं या लीव टू डिफेंड रिजेक्ट अगर हो गई है तो कोर्ट इमीडिएटली जजमेंट सुनाता है। फिर नाउ द प्रोविजन रिगार्डिंग द समरी सूट्स आर ऑर्डर नंबर 37 में है। Now in a summary suit, in a summary suit presented under order number 37, it is necessary for the defendant to appear before the court within how many days of the service of the summon of appearance। ये अभी जो बात कर रहा है जो मैंने बताया 10 days, ठीक है। Order number 37, it is necessary for the defendant to appear before the court within how many days of the service of summon। जिस दिन उसको सर्विस ऑफ समन हो जाएगी तो उसको 10 दिन के अंदर आना है, लीव टू डिफेंड भी लगाना है। सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी इन अ प्रोमिसरी नोट कैन बी, बिल्कुल प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडीज हो गया, हुंडीज वैसे कम चलते लेकिन चलते थे, और लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गया, ये आपको रूल नंबर 2 में मिलेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा उसको अच्छे से, ये पूरा पढ़ लेना, एक बार मैं निकालता हूँ।
पूरा ऑर्डर ऐसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका रूल नंबर 2 और 1 एंड 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 में काफी इंपॉर्टेंट जो बात लिखी है कि इसको समरी सूट जो है, समरी प्रोसीजर कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सिविल, सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है, सिटी सिविल कोर्ट, ट्रिपल सी, और CSC, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और इसका जो रूल नंबर 2 है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो बताता है ऑर्डर अप्लाइज टू द फॉलोइंग सूट्स, कौन कौन से पे होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, सूट इन विच द प्लांटिफ सीक्स ओनली टू रिकवर अ डेट, उसको सिर्फ अपना जो पैसा दिया है वो वापस चाहिए। ऑल लिक्विडेट डिमांड्स इन द मनी पेबल बाय द डिफेंडेंट विद और विदाउट द इंटरेस्ट, दोनों हो सकता है, वो विद और विदाउट इंटरेस्ट ऑन अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज भी ध्यान रखना, रिटर्न वर्ड भी इसका इंपॉर्टेंट है, ओरल नहीं चलेगा, ठीक है। इट्स अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ऑन इनेक्टमेंट, where the sum sought to be recovered is a fixed sum of money होना चाहिए, और in the nature of the debt other than the penalty, penalty नहीं होगा, ठीक है। और रिटर्न होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। on a guarantee where the claim against the principal is in the respect of the debt, liquidated demand, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी LD लिखा है, liquidated demands। तो suit for the recovery of receivable instituted by the assignee of the receivables, इसका 2 तो जरूर याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें मिल ही जाएगा MCQs में। तो सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी प्रोमिसरी नोट होता है। एक चीज ध्यान रखना, चेक का मामला नहीं जाएगा, ठीक है, चेक नहीं जाएगा कभी गलती से। बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज और बिल चेक भी होता है ना जनरली, यानी सीक्वेंस में बोल देते हैं हम चेक भी, तो चेक नहीं होगा। चेक का तो मामला अलग ही चलेगा 138 में अगर बाउंस हो रहा है तो, ठीक है। तो सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी इन द प्रोमिसरी नोट कैन बी फाइल्ड अंडर 37। A period of limitation filing of leave to defend कितना है, 10 दिन from the receipt of the 10 days from the receipt of the summon for judgment, ठीक है। नहीं तो अगर ये लीव टू डिफेंड नहीं मिलेगा तो कोर्ट जजमेंट सुनाता है। A suit under right to sign a judgment, suit under order 37 of the CPC can be filed on the basis of Hundays, bill of exchange and the promissory note। तो आंसर हो जाएगा D, चेक नहीं होता है। जनरली चेक भी दे देते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए। सूट अंडर ऑर्डर नंबर 37 कैन बी बेस्ड ऑन हुंडीज, ओरल नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया, रिटर्न होना चाहिए। अ क्लेम फॉर द जनरल डैमेजेस अंडर 73 का मामला यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात है, सूट फॉर द कंपनसेशन। तो चलो एक बात बताओ, 73 और 74 में क्या डिफरेंस है, एंड 75 में, क्विकली बताना, ठीक है, जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। हाँ जी, हु इज गोइंग टू टेल मी। सर 74 में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, सॉरी 73 में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है एंड 74 में लिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, तो 74 में एक वर्ड यूज होगा, पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर, ठीक है। चलो इसको मैं जल्दी से क्विकली बताता हूँ, याद हो जाएगा आपको। और 74 में जो है ना, 75 में जिसका वॉइडेबल में राइट है ना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रेस्किंड करने का राइट है, इज एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन। 73 में एक चीज ध्यान रखना, ये 3 पैराज में है ना, इसके 3 पैरा है। पहला पैरा जो डील करता है वो एक्चुअल प्रोबेबल की बात करता है, ठीक है, एक्चुअल डैमेजेस और प्रोबेबल डैमेजेस। दूसरे पैरे में बात की गई है इनडायरेक्ट और रिमोट, इनडायरेक्ट एंड रिमोट डैमेजेस। तीसरा जो पैरा है वो बात करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस मिलेंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी डैमेजेस दिए जाएंगे। समझ में आ गया, एक्चुअल एंड प्रोबेबल होना चाहिए, इनडायरेक्ट और रिमोट नहीं होना चाहिए। अगर टॉर्ट्स की बात करें तो वैगन माउंट केस। एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, जो 68 से 73 में है, अगर वहां कोई ब्रीच होता है तो वहां पे भी कंपनसेशन किया जा सकता है। अब पेनल्टीज ये याद रहेगा, 73 में 3 है इसके पैरास, पहला पैरा, दूसरा पैरा क्या 2 लाइन का है, फिर थर्ड में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर 74। अगर एक बात बताइए, सपोज कीजिए अगर पेनल्टी कोर्ट ने लगाई है, आई मीन नॉट द कोर्ट, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, मैं इसलिए बता रहा हूँ जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे चलेंगे। फिर
एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पार्टीज के बीच में और बी के बीच में, उन्होंने पार्टी में ये लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉयर है। जब इन्होंने अपनी सर्विस की बात करी तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था उसमें लिखा था एम्प्लॉय को मिलेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। अब लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था अगर एम्प्लॉय ने एक दिन की भी छुट्टी कर ली या उसने सर्विसेज टर्मिनेट कर दी तो 10 लाख रुपए पेनल्टी होगी। बताइए क्या होगा इसका? कैन दिस कॉन्ट्रैक्ट बी एनफोर्स? नो सर। नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तो लिखा सेक्शन 74 में पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। सर अगर वो मतलब अगर वो कंपनसेशन होगा तो मिलेगा, अगर पेनल्टी के रूप में है तो फिर वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ। सर तो क्योंकि पेनल्टी, हाँ क्योंकि सर ये पेनल्टी है विच इज मतलब अनरीजनेबल, तो इसीलिए नहीं होगा। एक लॉजिक सुन लेना, ठीक है आपके आंसर, लेकिन लॉजिक के साथ सुनना। एक इंसान 10,000 रुपये महीना कमाता है, एक साल में तो उसको 1,20,000 ही मिले और आप उससे पेनल्टी मांग रहे हो 10 लाख की। इज दैट पॉसिबल? जिंदगी भर भी नहीं कमा पाएगा वो 10 लाख रुपए, ठीक है, खर्चे भी तो होते हैं, तो बच्चे को कहाँ से पेनल्टी दे देगा? तो इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, कोर्ट को लगता है ये तो इतनी पेनल्टी इट कैन नेवर पे, तो बिल्कुल नहीं कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कोर्ट जो होगा प्रोपोर्शनली रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और रही बात, ये वर्ड लिखा मैंने एश्योरेंस, जो पेनल्टी जो भी लिखी होगी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो एश्योरेंस दिला, इसलिए है कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए डाली गई थी वो टर्म एंड कंडीशन, ताकि वो अपनी टर्मिनेट करने से पहले प्रॉपर नोटिस दे। अगर वो पर्पस है और वो अमाउंट रीजनेबल है देन इट कैन बी इन्फोर्स, ठीक है, तब वो इन्फोर्स हो सकता है। तो यहाँ 10,000 रुपए पर मंथ है और यहाँ 10 लाख, तो ये तो प्रोपोर्शनेट भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 10,000 रुपए पर मंथ की जगह 10,000 ही उसकी सैलरी होती, लेकिन 10 लाख की जगह यहाँ पर पेनल्टी होती 5,000 रुपए, तो क्या इन्फोर्स हो सकता था? यस। तब हो जाता, ठीक है। ये इस पे केस याद रख लेना, कौन सा कहते हैं, डनलप, याद है डनलप टायर न्यूमेटिक। और इससे बढ़िया केस कौन सा था इस पे? चलो अभी तो फिलहाल यही रखिए, चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, चलिए वापस आगे चलते हैं। लेकिन डनलप वाला याद कर लेना, उसमें एक टायर को बेचने पे उसने कितनी हैवी पेनल्टी लगा रखी थी, इफ यू आर सेलिंग द टायर बिलो द लिस्ट प्राइस। ओके, चलो कहां से कहां पहुंच गए। ओके चलो, सूट अंडर ऑर्डर नंबर 37 ऑफ द सीपीसी कैन बी बेस्ड ऑन, इट कैन बी बेस्ड ऑन हुंडीज। ओके, हुंडीज हो सकता है, जर्नल ये नहीं होगा, तो आंसर ए ही होगा। Now, which is the correct statement in the context of the summary procedure for the civil suit? Which is the correct statement in the context of summary procedure for civil suit? May be invoked for the recovery of liquidated damages demands in the money payable by the defendant arising out of the written contract. सारी बातें सही लिख रहा है। May be applied suo motu by the civil court in its discretion in the interest of expeditious adjudication. खुद कोर्ट थोड़ी ना करेगी। Require the defendant to seek leave to defend, which if granted must be unconditional. Requires the defendant to seek, ठीक है, leave to defend तो उसे चाहिए ही होती है, then only can summary suit में पार्टी बन सकता है वो। if granted must be unconditional, ये वर्ड गलत है, तो ये भी नहीं होगा। all the statement are not correct, कोई भी सही नहीं है। पहला वाला तो ठीक ही है, तो आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए, in a suit order number 37 the CPC grants the defendants conditional leave to defend। अभी हमने पढ़ा था अनकंडीशनल, तो ये ठीक बात चल रही है। कंडीशनल लीव टू डिफेंड subject to the defendant securing the suit amount by way of bank guarantee। क्योंकि इस कंडीशन के साथ उसको लीव टू डिफेंड मिला है कि भाई आपको गारंटी दिलानी होगी। डिफेंडेंट फेल हो जाता है, गारंटी नहीं दिला पाता, इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड द कोर्ट में परमिट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कन्वर्ट्स द सूट इनटू ऑर्डिनरी सूट? ये नहीं होगा। डिक्री द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट, डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू लेट एविडेंस? डिक्री कर देगी इमीडिएटली, जब वो लीव टू डिफेंड में कंडीशनल फुलफिल नहीं हो पा रही है तो डिक्री द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट।
अरेस्ट एंड अटैचमेंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा बस, ठीक है। करते हैं अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। कितने, कई बार ऐसा होता है जजमेंट आने से पहले ऐसा लगता है वो डिस्पोज ऑफ कर देगा प्रॉपर्टी, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी या उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें इम्प्रिजनमेंट भी होती है। देखते हैं एमसीक्यूज क्या क्या कहते हैं। ऑर्डर नंबर 38 डील्स विद द इंटरप्रेटर नहीं, समरी नहीं, ठीक है, सिंपल सा है। टेम्पररी इंजंक्शन 39, अंडर विच प्रोविजन द सीपीसी अटैचमेंट बिफोर इज प्रोवाइडेड। कौन सा है सीपीसी का जिसमें अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की बात करी? कई सारे रूल्स हैं, तो 5 to देखो ये 13 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बना रखा है, ऑप्शन इजी है। 5 to 13 काफी सारे हैं। इन द सीपीसी द कोर्ट can direct attachment before judgment in respect of any property in the proceeding pending before it in accordance with the provision which are contained in 10, 20, 30, 38, ठीक है, 39 पूरे 38। Okay, answer is B. Attachment before the judgment in a suit dismissed in default. Attachment before judgment in a suit dismissed in default. क्या होगा? रिवाइव हो जाएगा ऑटोमेटिकली इन द रेस्टोरेशन ऑफ द सूट, या डज नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली? डज नॉट होगा, ठीक है। ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ द सूट मे और मे नॉट रिवाइव डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो आंसर हो जाएगा बी। कुछ और चीजें भी हैं, इसका एक बार गो थ्रू कर लेना अटैचमेंट का, इसमें तो ज्यादा एमसीक्यू थे नहीं, हवे वो एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत बड़ा तो नहीं है, 13 रूल है इसमें, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर सकते हो तो कर लेना, लेकिन आप कुछ लास्ट में बता दूंगा उनको जरूर कर लेना। जैसे ऑर्डर नंबर 39 है, इसका तो एक भी मत छोड़ना, इसका तो आप एक भी रूल नहीं छोड़ेंगे। ऑर्डर नंबर 39 टेम्पररी इंजंक्शन इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स। टेम्पररी इंजंक्शन आपका 1 से लेकर 5, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर 6 से 10, ठीक है। अब इन पे कर ही लेते हैं क्वेश्चंस। इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर विच ऑफ द प्रोविजन सीपीसी? ये नहीं है, यही है, अपील है। ओके, आंसर इज बी। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके साथ जो जुड़े हुए क्वेश्चन है इनका भी आंसर आप देख लिया करो, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए। 115 क्या है? हाँ जी, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। इंटरलॉक्टरी ऑर्डर आर इशूड बाय द सिविल कोर्ट। इंटरलॉक्टरी आर इशूड बाय द सिविल कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी। बिल्कुल पेंडेंसी में हो सकता है। टू समन द पर्सन नहीं, इसलिए थोड़ी ना होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑर्डर 21, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी 38, तो आंसर इज ए। अच्छा, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर किस स्टेज पे किए जा सकते हैं? ये इन टेम्पररी इंजंक्शन स्टेज क्या है इसकी? एट एनी स्टेज होता है, ठीक है। नाउ टेम्पररी इंजंक्शन में बी ग्रांटेड टू रिस्ट्रेन एन इलेक्शन, गलत। टू रिस्ट्रेन डिस्पोजिशन, मैक्सिमम केसेस में प्रॉपर्टी का होता है, आगे चलते हैं। टू रिस्ट्रेन any intended disciplinary action against the public servant। इस बात के लिए इंजंक्शन हो सकता है कि उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, रोका जाए कि कोई उसके खिलाफ ना ले, गलत। टू रिस्ट्रेन द रिजल्ट ऑफ एनी एडवर्सरी एंट्री अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, नहीं, बी आंसर है। रूल नंबर 1 में ही लिखा है ये सारी बातें कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, एलिनेट कर देगा। एलिनेशन एक बड़ा वर्ड होता है जिसमें सारी चीजें कवर होती है, ठीक है। इसमें सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सेल करना या मॉर्गेज करना, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एलिनिएशन, ठीक है। पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट एनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट इन द सूट इज इन द डेंजर ऑफ बीइंग वेस्ट, डैमेज और एलिनिएटेड। Alienated is a wider term which is covering each and everything that the defendant threatens or intended to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditor। एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 39 to now under CPC defendant can ask for the temporary injunction against the plaintiff if defendant can ask for the temporary injunction against the plaintiff if there appears to danger that the plaintiff would waste or alienate the suit, कर सकता है। that the plaintiff threaten or dispose of the property with a view to defrauding his creditor, the plaintiff threatened the defendant to dispose him from the suited property, ठीक है, आंसर इज डी। अच्छा, ये बात बताओ, ये टेम्पररी इंजंक्शन कौन पार्टी लगाएगी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट?
सर कोई भी लगा सकती है। सर कुछ ग्राउंड्स पे तो कोई भी लगा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे लिमिटेड है जहाँ पे सिर्फ प्लेंटिफ ही लगाएगा अगेंस्ट डिफेंडेंट। हाँ जी, वैसे तो कोई भी लगा सकती है, एनी स्टेज पे लगा सकती है। अब यहाँ पर देखो उल्टा लिखा है ना, डिफेंडेंट अप्लाई कर रहा है, डिफेंडेंट लगाएगा, प्लेंटिफ ऐसा करने वाला है, क्योंकि क्या पता मेन सूट तो प्लेंटिफ ने फाइल करा है, लेकिन डिफेंडेंट को लगता है डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो डिफेंडेंट भी लगा सकता है। Now, which of the following ground is not an appropriate ground for the temporary injunction under the CPC? Which of the following ground is not an appropriate ground for the temporary injunction under CPC? में कौन सा ground नहीं होगा? That any property in dispute is a danger of being waste, बिल्कुल है. That the defendant threatened to dispose of his property, बिल्कुल ठीक है. That the defendant defendant धमकी दे रहा है यहाँ पे. ऊपर वाला क्वेश्चन जो पढ़ा था वो plaintiff threaten कर रहा था. That the property in dispute is likely to be acquired by the government. नहीं, यहाँ नहीं होगा. इस बात पे थोड़ी ना इंजंक्शन ले लेंगे, सरकार जमीन का एक्विजिशन करने वाली है कि उसको रोका जाए. Now civil procedure provides for temporary injunction. Civil procedure code provide for the temporary injunction. ठीक है. Permanent SRA, mandatory SRA. Mandatory का सेक्शन कौन सा है? 39, ठीक है. Permanent 38। ठीक है. SRA तो हो ही गया होगा तुम लोगों का. यस सर। चलो उसका एक काम करना, जो क्या नाम है 41, हाँ जी, सेक्शन 41 के जो वो सारे ग्राउंड्स है ना, 11 है ना वो, यस सर। अच्छे से पढ़ लेना उनको. इंजंक्शन के पर्पज वहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, और सबसे ज्यादा वो ई वाला आता है. बाकी कोई भी आ सकता है, लेकिन नी पे ज्यादा फोकस रहता है इनका. Now, which of the following statements is incorrect? कौन सा incorrect है? Temporary injunction may be granted only at the time of the institution suit. एक मिनट, which of the following is incorrect? Temporary injunction may be granted only at the time of the institution suit. Incorrect. Only लिखा है ना, at the time of institution of the suit. नहीं नहीं, गलत है, यही गलत है. किसी भी टाइम हो सकता है. Temporary injunction may be granted at any stage, ठीक है. Temporary injunction are regulated by the CPC, बिल्कुल ठीक है. Temporary injunction are the form of preventive relief, बिल्कुल ठीक है. Answer is incorrect, A हो गया. Now, what is incorrect about the temporary injunction? It finally settled the. Okay, गलत बात, पहली लाइन गलत है. Temporary injunction क्या finally settle करती है? The mutual rights of the party and direct the party to for all time to do. ये तो permanent injunction की बात कर रहा है, तो incorrect ढूंढना, ये तो गलत हो ही गया. Can be granted ex parte. Temporary injunction can be granted, बिल्कुल किया जा सकता है. Preserve the property in a dispute in a status quo, बिल्कुल यथास्थिति बनाने के लिए ही होता है, ये भी ठीक है. Continue unless specific time, बिल्कुल ठीक है. जब तक कोर्ट उसको कैंसिल नहीं कर रही है अब तक वो चलता रहेगा. ओके, तो आंसर इसका हो गया ए. Now, under which of the following provision of the CPC, the consequence of the disobedience or the breach of the injunction has been described? अगर आपने वो नहीं माना, I mean, if you are disobeying with the order or the injunction of the court, then इसका है rule number 2A. ठीक है, 2A है. क्या होगा consequences, परिणाम क्या निकलेंगे बताइए. सर अटैचमेंट अप टू 1 year एंड imprisonment up to 3 months. ठीक है, 3 महीने तक की सजा हो सकती है, ठीक है इसमें. और बोथ. हाँ जी, तो इसमें लिखा है मे ऑल्सो ऑर्डर सच पर्सन, ठीक है. उससे पहले क्या होगा, अटैचमेंट हो सकती है, एंड मे ऑल्सो ऑर्डर द पर्सन गिल्टी डिसोबीडियंस और ब्रीच टू बी अटैच, सॉरी, यानी इसमें अटैचमेंट हो सकता है, 3 महीने तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है. बस आगे चलते हैं. Now, order number 39, rule number 2, the CPC code deals with the reputation की बात करता है. ये तो attachment before judgment, temporary injunction, execution, appointment. अब इनमें से वो वर्ड नहीं लिखा तो temporary injunction है, otherwise injunction to restrain reputation or the continuance of the breach. ठीक है, स्पेसिफिक नहीं पूछा गया, ओवरऑल पूछ लिया है, तो बहुत सिंपल सा हो गया है. तो in case of the breach of the term on which injunction was granted under CPC, the court may pass an order of breach of the term. Okay, क्या क्या attachment and the sale of the property कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. Attachment of the property and detention in civil prison, बिल्कुल कर सकती है.
लेकिन 3 महीने की बात है। अरेस्ट एंड डिटेंशन सिविल इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ, पूरी बात इसमें लिखी है, तो आंसर हो जाएगा ए और सी, इसलिए आंसर हो सर गया डी। अटैचमेंट एंड सेल भी है सर इसमें? सेल हाँ करती है प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन के लिए, हाँ, उसमें प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा है सेल, लेकिन अगर लिखा नहीं होता। सेकंड, हाँ हाँ सेकंड रूल को पढ़ोगे, सेकंड सब रूल को पढ़ेंगे तो उससे इंटरप्रिटेशन यही निकल के आ रही है कि वो सेल की बात कर रहे हैं। एक बार इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको अंदर तक पढ़ लेना। देखो बेसिकली कुछ चीजें हमने तो पढ़ी भी है, लेकिन मैं रैप अप कर रहा हूँ, तो रैप अप में अब ये हर एक पॉइंट को एम्फेसाइज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा आंसर। सर मेरा तो यहाँ पढ़ेंगे पर ना। एक ये डाउट है सर, इन्होंने हाँ जी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन इस ऑप्शन को क्यों एक्सक्लूड किया है? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अटैचमेंट के साथ साथ अरेस्ट भी की जा सकती है। हाँ हाँ, लेकिन सिविल इम्प्रिजनमेंट कितनी, ये तो अधूरी बात हो गई ना। इसमें अगर 3 महीने इसमें डाल देते तो एबीसी तीनों हो जाते। सर ऐसे तो ऊपर की ए भी अधूरी है क्योंकि उसमें अटैचमेंट का टाइम नहीं लिखा। अब क्वेश्चन ड्राफ्टिंग है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पेपर में, जिस तरीके से चैलेंज हो जाएगा। एम्बिग्यूटी अगर नजर आ रही है ना, तो फिर वो चैलेंज हो जाएगा, और चैलेंज तो होते ही हैं। ये सर ये क्वेश्चन चैलेंज मैंने हो पहले भी जाएगा, देखा है कहीं पर, इसमें तब भी यही आंसर दिया हुआ था, अधूरे अधूरे से दोनों। यहाँ चैलेंज हो जाएगा। आप अपना देखो, बेसिकली आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। क्वेश्चन का जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग इसको इसकी क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग ठीक है, ऑप्शन में प्रॉब्लम है। ऑप्शन में अब जैसे ये सेल कहीं दिया नहीं है, कई बच्चे इसको चैलेंज कर देंगे कि भाई सेल तो दे नहीं रखा, जैसे आपने कहा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली होता है, ठीक है। बेसिकली देखो क्या, इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ द टर्म, अब इसको अगर ये वर्ड कई स्टूडेंट होंगे जो इस वर्ड को लेके चैलेंज करेंगे, और जो कमीशन होगी उसको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हट जाएगा ये क्वेश्चन। सर ये सारे ही ऑप्शन सही है, मतलब बी भी है, ए बी सी देखो तीनों। बी में इसलिए थोड़ा सा मैं रिलेक्टेंट हूँ while saying admitting your argument, because वहां पे डायरेक्टली सिविल प्रेजेंट तो लिखा है, लेकिन 3 महीने की डायरेक्ट बात की है। एक बार और पढ़ लेते हैं आपके कहने से। यहाँ लिखा है देखो, मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ द सच डिसोबीडियंस ब्रीच टू बी अटैच्ड, एंड मे आल्सो ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन एज सिविल प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months। ठीक है, अब अटैचमेंट के जो आप कह रहे हैं वो ऐसा तो लिखा नहीं है, वो अटैचमेंट 1 ईयर की बात कह रहे हैं ना। हाँ जी, जी सर। अटैचमेंट की 1 ईयर की कह रहे हैं ना, वो तो एक पीरियड है कि अटैचमेंट जो 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा, वो आगे लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट रूल में लिखा हुआ है 2 में। तो बट ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर, इसका 2A से ही पूछा गया क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। ठीक है, वो ब्रीच के बाद पूछना ना क्या क्या होगा, कि इसमें ये लिखा होता कि भाई अटैचमेंट जो है कैन नॉट बी मोर देन कितने टाइम पीरियड से ज्यादा नहीं हो, तो 1 साल होता, तो आंसर ही होता। तो सर उससे आई आप थिंक रिलेट नहीं। सर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शंस के ना कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि मतलब अटैचमेंट एंड सेल हो सकती है, अटैचमेंट या डिटेंशन हो सकती है, अटैचमेंट या जो थर्ड ऑप्शन है। हाँ, तो सर ये कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन व्यू से हो वाइज। सकता है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन इसमें अटैचमेंट कितने लंबे समय तक की हो सकते हैं उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा है। दोनों अलग बात हो जाएगी ना। अभी तो सिर्फ ये वैसे अगर आप इसको कह रहे हैं कि अटैचमेंट का इसमें अगर 1 साल नहीं लिखा तो यहाँ 3 साल क्यों लिख दिया, ये कह रहे हैं आप, तो कॉम्बिनेशन से आप बना के देखना, आंसर इसका यही होगा, बेस्ट आंसर यही है। क्योंकि ऑप्शन में है भी नहीं ना, यहाँ पर बी भी नहीं है ना, क्या आप बी को आंसर लगा देंगे बस? सर तीनों ही होने चाहिए। तो बी तो नहीं लग सकता ना अकेले में, या तो सी लगेगा फिर। अब सी तो ऑप्शन में है नहीं, सी अगर आ भी रहा है तो ए के साथ आ रहा है, तो इसलिए आपको डी लगाना पड़ेगा इसका आंसर। और उसके बाद ये चैलेंज हो जाता है तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही। ठीक है, वो इसलिए नंबर मिलेगा ए। अगर आपने सी लगा दिया और ये चैलेंज हो गया बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि इट्स नॉट मेंशन, तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। हम्म। अगर इसमें ऑप्शन आप खुद सोच के देखना ना, ऑप्शन क्या लग पा रहा है इसमें, डी ही लग पा रहा है ना, या तो सिर्फ सी होता आंसर। अगर आपने सी लगा दिया, क्योंकि अगर आपने देखा भाई सेल ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं है, तो भी आपका आंसर ठीक है, तो या तो इसका आंसर सी लग सकता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, या इसका आंसर डी लगेगा। और जिन्होंने डी लगाया होगा उनको भी 1 नंबर मिल जाएगा अगर चैलेंज होता है, और सी जिन्होंने लगाया होगा तो उनको भी 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये चैलेंज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस।
ये कहीं लिखा नहीं है ना इसका, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। चलो आगे चलते हैं। इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द टर्म ऑन विच टेम्पररी इंजंक्शन वाज ग्रांटेड, in case of the breach of any of the term on which the temporary injunction was granted, the court may order, temporary injunction was granted, the court may order the person in breach to be detained in the civil prison for indefinite period. Nahi. Attachment of the property of the person in the breach, and if the breach continue for more than, यहाँ पर आ गई ना ये पूरी बात attachment वाली, 1 year, sell the attachment property and award the entire sale proceed to the injured party as a compensation. एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछा सर? इनडायरेक्ट, ओके। इन केस ऑफ द breach of any of the term on which the temporary injunction was granted, the court may order, in case of breach of detained in the civil prison for the indefinite period के लिए नहीं हो सकता। attachment ठीक है, attachment the property of the person in the breach of, and if the breach continue, तो 4 more than 1 year लिखा है, ठीक है, more than नहीं है, वो मैक्सिमम है, तो दोनों ही गलत बात है, तो आंसर इज सी। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी अटैच शैल रिमेन ऑपरेटिव, कब तक रहेगा वो रिमेन? यहाँ पर बात की गई 1 महीने की, ओ सॉरी 1 साल की। अटैचमेंट 1 साल से ज्यादा नहीं होगा। नाउ पीरियड ऑफ द डिटेंशन, द सिविल इम्प्रिजनमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट द डिसोबीडियंस, दैट कैन नॉट बी मोर देन 3 months, सॉरी 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, आंसर इज बी। Where an injunction is passed without giving notice to opposite party, the court will try the application within how many days? 30 days. Now, where an interim injunction has been granted without notice to the opposite party and the defendant fail, बड़ा important question है, defendant fail हो जाता to complying with the provision of order number 39 rule number 3 CPC में क्या कहता है CPC का कि भाई आप इंजंक्शन देने, क्या इंजंक्शन एक्सपार्टे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या है, नोटिस पहले देना होता है, बिल्कुल देना होता है, लेकिन अगर नोटिस अर्जेंट सिचुएशन है तो कई बार नोटिस को अवॉइड करना पड़ता है, उसके बाद जिसके फेवर में इंजंक्शन आया है उसे फिर नोटिस भेजना पड़ता है, इवन आफ्टर दी एक्सपार्टे प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एक बार इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें उसको एफिडेविट भी लगाना होता है कि भाई हाँ मैंने नोटिस भेज दिया है। तो क्या आंसर होगा इसका? वेयर एन इंटरिम इंजंक्शन हैज बीन ग्रांटेड विदाउट द नोटिस टू द अपोजिट पार्टी एंड द प्लेंटिफ फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 39 रूल नंबर 3, वापिस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उसका इंजंक्शन। एक्सपार्टे इंजंक्शन वुड नेसेसरी बी लायबल टू बी वेकेटेड, ठीक है, वेकेटेड वापस ले लिया जाएगा, आंसर इज बी। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 to 10 डील्स विद इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स हैं तो, ठीक है। अच्छा, टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी सर, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर स्पेसिफिकली जो पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी होती है उनके लिए होता है। ठीक है, देखो कई बार क्या चीज होती है, ऐसी चीजें होती हैं जिसको अगर हम इमीडिएटली एक्शन नहीं लेंगे तो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो जैसे अगर हम सेल हमने करवा दी पेरिशेबल नेचर, जो गुड्स ऑफ अ पेरिशेबल नेचर, इसका जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं। केला वाला खड़ा है, ठीक है, रोड पे खड़ा है, या कोई भी एक रेडी लगा लेते हैं ना लोग, रेडी लगा ली है उसने वहां पर, और उसके पास फ्रूट्स हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं, कॉर्पोरेशन वाले उसको उठा के ले गए। अब कॉर्पोरेशन वाले जब उठा के ले गए हैं तो क्वेश्चन ये है कि वो सही जगह बैठा था या नहीं बैठा था, तो इतने में तो प्रॉपर्टी जो उसकी गुड्स है वो खराब हो जाएंगे। तो उसका कोर्ट जो है सेल का ऑर्डर दे सकते हैं कि गुड्स ऑफ द पेरिशेबल नेचर पहले इनको बेच दिया जाए, तो बेच दिए जाएंगे तो पैसा आएगा, तो जो जिसके फेवर में जाएगा मामला तो उसको मिल जाएंगे। ठीक है, क्या पता फाइन इम्पोज कर दिया जाए उसमें, वो गलत जगह खड़ा है तो। चलो आगे चलते हैं। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर नंबर 6 to 10, sorry, rule number 6 to 10. Now, under which provision of the CPC an order of the temporary injunction may be discharged varied or set aside? कहाँ पर दे रखा है ये? रूल नंबर 4 है, ठीक है, रूल नंबर 4. Now, which rule number of order 39 provide that the injunction directed to the corporation, ये तो 5 है, corporation binding not only the corporation but also on all the members in the office of the corporation, that is a rule number 5. ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है,
तो ऑर्डर 39 को तो पूरा ही पढ़ लेना. If a party commits breach of an order of the temporary injunction, it would be punished for the contempt, it would be fined, its property may be attached. ठीक है, इसमें जो ऑर्डर नंबर 39 की पॉइंट से उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी. A temporary injunction can be granted to a party, establishing उसको prima facie case होना चाहिए, balance of inconvenience होना चाहिए, irreparable loss to him in the event of the non grant of injunction. अगर उसको injunction नहीं दिया उसको irreparable loss हो जाएगा which cannot be compensated later on the money. D आंसर हो जाएगा. Now in a civil suit coming up for the admission, if the court does not subject jurisdiction to grant relief in the suit, the court cannot grant interim relief. Okay, the court can still grant interim relief. Court can still grant interim relief under order number 39, has to nevertheless issue summon of the suit, has to frame a question of the law and refer it to the High Court. In a civil suit coming for the admission, if the court does not have subject jurisdiction, okay, अगर कोर्ट के पास सब्जेक्ट jurisdiction नहीं है to grant relief in the suit, the court cannot grant. ठीक है, कोर्ट नहीं कर सकता. ठीक है, कोर्ट नहीं कर सकता. ऐसा नहीं कि जिसके पास jurisdiction नहीं है सब्जेक्ट मैटर को लेकर वो ग्रांट कर देगा रिलीफ, नहीं कर पाएगा. Now in a suit for the permanent injunction against the defendant company, the plaintiff sought an interim injunction. वो मांगता है restraining the defendant from prosecuting the suit in a foreign court. क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, इसका आंसर दीजिए आप. चलो मैं ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा हूँ आपको. The restraining of वो filing a suit तो नहीं कर सकेगा. ऑप्शन पढ़ो पहले, ऑप्शन सारे पढ़ना. सेक्शन 13 से रिलेट करके पढ़ना है इसको. ठीक है, फॉरेन सूट, फॉरेन जजमेंट, तभी समझ में आएगा ये. ढूंढिए आंसर ढूंढिए. अगर ये दिख जाता है आंसर तो आप आंसर कर ही दोगे. अब दिख नहीं रहा तो आप करिए इसको आंसर. हाँ जी, सीमा, यामिनी, अर्चना, whosoever is there, kindly just let me know fast. In a suit for the permanent injunction फाइल किया इसने. ठीक है, against the defendant company, the plaintiff sought an interim injunction. ठीक है, restraining the defendant from prosecuting the suit in a foreign court. फॉरेन कोर्ट में रोका जा सकता है क्या सूट को चलने से? इसको आप रिलेट करना सेक्शन 10 से भी. सर ए, टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड रिस्ट्रेनिंग द फॉरेन कोर्ट. एक बात बताओ, ये वर्ड तो पढ़ते कम से कम. ठीक है, क्या एक इंडिया की कोर्ट दूसरी फॉरेन कोर्ट को रोक देगी कि भाई कोर्ट को रोका जा सकता है क्या? कोर्ट को नहीं रोका जाता, पार्टी को रोका जाता है. ठीक है, कोर्ट को नहीं रोक सकते हम. टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड रिस्ट्रेनिंग द फॉरेन कोर्ट फ्रॉम द प्रोसीडिंग. अच्छा तो सी होगा फिर. अब एक पहली बात सुनिए, आपने रेस सब्जुडाइज पढ़ा है? यस सर. रेस सब्जुडाइज में हम किसको, कोर्ट को ऑर्डर देते हैं, पार्टी को ऑर्डर देते हैं? पार्टी को. पेंडिंग है कोर्ट. क्या मैं 30,000 कोर्ट कड़कड़डूमा को कह देगा भाई मैं केस सुनूंगा तुम मत सुनना? कह सकता है क्या? कोर्ट को कोर्ट कह देगा? कोर्ट को कोर्ट नहीं कहता है. एग्जीक्यूशन के लिए तो कह सकता है लेकिन रोकने के लिए नहीं कह सकता है. तो टेम्पररी होगा सर. स्टे तो लगाते ही हैं कोर्ट. अरे कोर्ट अपने मामले पे स्टे लगाता है ना, दूसरे पे हाई कोर्ट लगा सकता है. ठीक है, हाई कोर्ट लगा सकता है. पैरेलल जुरिडिक्शन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपस में नहीं कर सकती. दोनों सेम लेवल के, किसकी कोर्ट को सही मानेंगे? ठीक है, हाई कोर्ट तो कर सकता है. हाई कोर्ट पे अगर मामला चला गया तो नीचे वाली कोर्ट को स्टे कर देगा कि भाई अभी मत रुकिए, आप प्रोहिबिट करते हैं ना. Yes, A sir. temporary injunction restraining the foreign court can be granted if there is a prior pending suit in India, irrespective of where the defendant resides or carrying on a business. अब एक चीज और आपने जब ये पढ़ा होगा तो 13 में भी कंक्लूसिवनेस होना चाहिए, राइट? वो तो रेस जुडिकाटा पे अप्लाई होता है. ठीक है, सेक्शन 13 उसमें रेस जुडिकाटा अप्लाई होता ही नहीं होता है.
यस सर। तो फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है और इंडिया में वो इंडिया में उसको एनफोर्स कराया जा सकता है, तो सेक्शन 13 पढ़ना होता है। सेक्शन 13 में 6 ग्राउंड्स हैं, उन 6 ग्राउंड्स को सारे के सारे कंप्लाई होने चाहिए। 6 ग्राउंड्स को जरूर याद करके जाना, कौन कौन से 6 ग्राउंड है। That has to be passed by the competent court. It should not be against the policy of, the international law or India के law. Should not be in the breach of the any law which is in the force in India. और 3 कौन से हैं? और नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अब 2 बच गए, 2 याद नहीं आ रहे हैं। फ्रॉडुलेंट नहीं होनी चाहिए। हाँ, फ्रॉड से ना लिया हो, जजमेंट फ्रॉड से ना लिया हो, वहां की पार्टी ने फ्रॉड करके ले लिया था। ठीक है, एक केस में क्या हुआ था, एक दंपत्ति, दैट मींस एक कपल ने फॉरेन कोर्ट में ये जजमेंट ले ली डाइवोर्स की। ठीक है, डाइवोर्स की डिक्री ले ली और वहां की अमेरिका की कोर्ट को पागल बना के कि हम यहीं के रेजिडेंट हैं, यहीं शादी हुई, यहीं कॉज ऑफ एक्शन हुआ, तो वहां की कोर्ट ने दे दी। जब वो मामला उसकी जो उसकी सेकंड वाइफ थी, उसने फिर सेकंड जो वाइफ थी तो उसने केस किया। जब केस हुआ तो अल्टीमेटली कोर्ट में ये क्वेश्चन उठा इंडिया की कोर्ट में, भाई वहां की कोर्ट को फ्रॉड करके तुमने डिक्री ली है, तो क्या स्टे होगा और क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? नहीं होगा। नो सर। कोर्ट ट्राई कर सकती है। अब ये सारी चीजें ना मीन्स के पर्पज से है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं तो इसलिए मेरे को कट करना पड़ रहा है ये कन्वर्सेशन। अदरवाइज थोड़ा ध्यान दे के रखना, कभी भी कोर्ट को ऑर्डर नहीं देती, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को पैरेलल ज्यूरिडिक्शन में ऑर्डर नहीं देती कि तुम मत सुनो मैं सुनूंगा, बट हाँ पार्टी को रोका जा सकता है। टेम्पररी इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग द फॉरेन सूट कैन बी ग्रांटेड इफ द डिफेंडेंट इज एमनेबल टू द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, ये है इसका आंसर सही। चलिए थोड़ा फोकसली पढ़ना, ठीक है, चीजों को, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, प्रॉब्लम आती है फिर। एन ऑर्डर पास अंडर ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 सीपीसी कैन बी चैलेंज बाय फाइलिंग। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 कैन बी चैलेंज बाय द फाइलिंग। अपील होती है, कहाँ होती है इसकी अपील? 43 में होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा चलो एक काम करो, ऑर्डर नंबर 39, चलो अभी 43 पे तो आएंगे हम। 43 का आपने, मैंने आपसे कहा था एक चार्ट बनाना, बना लिया आपने? 43 की आप ऐसे लिखना 7 10 9 9 9 13, ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल्स के आगे ही लिख लिया वैसे। हाँ वही लिखना है, वो वैसे ही याद रहेंगे, बार बार भूल जाओगे तो। फिर 21 के 3 है, 21 के 3 है, 3 रूल्स। ठीक है, इसको ऐसे करके याद कर लेना। 21 कौन सा होता है? एग्जीक्यूशन है। 34 72 92 106, 72 92 106, इसको ऐसे करके याद करोगे तो ही याद होगा ये। ठीक है, फिर 22 हो गया, 22 के 2 हैं, 25 का 1 है, 33 का 1 है और 35 का भी। यानी देखो इसको ऐसे याद भी करना और साथ साथ लिखते भी चलना कि 33 में क्या दे रखा है। 33 डील करता है इंडिजेंट सूट्स, इंडिजेंट। 35 इंटरप्लेडर। 35 के बाद सीधा हमारे पास आ रहा है 38 अटैचमेंट। फिर आ रहा है 39 का रूल नंबर 1 2 2A 4 10। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, बाकी फिर उसको फिर ऐसे सीक्वेंस में याद कर लेना। 41 के हैं, फिर 47 का। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर। रिसीवर कब अपॉइंट होता है कि ए और दो ब्रदर थे, दोनों में डिस्प्यूट था, कोर्ट कहती है आप दोनों ब्रदर साइड में होइए, हम रिसीवर अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देती है अंडर ऑर्डर नंबर 40 में। तो रिसीवर सारी प्रॉपर्टी का रखरखाव करेगा, देखेगा जो खर्चे आएंगे, जो अगर सपोज प्रॉपर्टी, काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। अगर कोई प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है, जनरेट हो रही है, तो वो रिसीवर के पास जाएगी, जिसके फेवर में मैटर डिस्प्यूट जो है वो आएगा, तो उसके पास वो सारा इनकम चली जाएगी। तो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देती है। तो रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर इज अ वेरी हार्श ऑर्डर। इतनी आसानी से नहीं अपॉइंट होता है, क्योंकि वहां से किसी को डिस्पोजेस भी करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी पोजीशन में उसको भी हटाना पड़ सकता है। तो under which order of the CPC the provision relating to appointment of the receiver has been provided, order number 40 rule number 1, the court may by order appoint a receiver of any property before decree
डिक्री आने से पहले हो सकता है, द कोर्ट में बिल्कुल हो सकता है, कोर्ट में बाय ऑर्डर अपॉइंट रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर डिक्री, बिल्कुल कर सकती है। वेयर इट इज अपीयर टू द कोर्ट जस्ट फेयर एंड रीजनेबल अगर लगेगा कन्वीनियंट। अच्छा ये वर्ड कहाँ पे यूज हुए हैं, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस वर्ड की? मेनका गांधी तो केस। मेनका गांधी केस, गांधी राजनारायण। केस, मेनका गांधी केस, नैरो इंटरप्रिटेशन होती थी। चलिए इसका रिलेशन ए के गोपालन से भी है, ध्यान से पढ़ना। नाउ वेयर द सूट, चलो ये तो हो गया आंसर, इसका ये हो गया। Now a person who is appointed to protect the dispute property is known as a person who is appointed to protect, ठीक है, रिसीवर कहलाता है, कमिश्नर नहीं होगा, ठीक है। कमिश्नर का ऑर्डर नंबर 26 प्रॉपर तो आपको याद ही हो गए होंगे, सब आते ही होंगे आप लोगों को। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर कहाँ पॉइंट, डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर, ठीक है, एग्जीक्यूशन में जिसके अगेंस्ट डिसीजन आया। रिसीवर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, एजेंट प्लेंटिफ का नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर ये आंसर हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी मेड व्हेन, कब होगा, बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, ठीक है। ओनली appellate court can make the order, it is appear to the court to be just and convenient, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें से बेस्ट आंसर यही होगा, बिफोर भी आ रहा है, आफ्टर भी हो रहा है, और जस्ट एंड कन्वीनियंट ऑफ द पार्टीज, कोर्ट को जो उचित लगे। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी द कलेक्टर में बी अपॉइंटेड, कलेक्टर किस लिए अपॉइंट होता है, कई बार आई मीन जो रिकवरी होती है ना उसके लिए भी कलेक्टर अपॉइंट होता है, और ही विल बी रिकवरिंग एज अ, जैसे लैंड रेवेन्यू है करेक्ट किया जाता है तो तब कलेक्टर को अपॉइंट करते हैं। कहाँ पर है ये, ऑर्डर नंबर 45 में, 40 के 5 में, ठीक है, ठीक है, इतना काफी है इसके लिए। नाउ अपील रेफरेंस रिवीजन, अपील रेफरेंस रिवीजन ऑर्डर नंबर 41 से लेकर 45 तक तो अपील है। 46 रेफरेंस, 47 रिव्यू। अगर इनका आपका सीक्वेंस भी भूल जाओ ना तो ये लगाना REF पहले आएगा या REV बाद में आएगा, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, इस सीक्वेंस में ये REF पहले आएगा तो ऑर्डर नंबर 46 और REV बाद में आएगा। अगर हम सेक्शंस की बात करें तो भी ऐसे ध्यान रखना, 96 से लेकर 112, देन 113, 114, 115। अगर भूल जाओ तो ये सीक्वेंस लगा लेना। सबसे पहले अपील आ गया, अपील के बाद क्या आएगा, हाँ जी, रेफरेंस, फिर रिवीजन, रेफरेंस रिव्यू, एंड देन लास्ट में रिवीजन, फिर आई तक पहुंच जाना। आई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर उसके आगे का अल्फाबेट देख लेना, ऐसा आ रहा है ना इसमें रिवीजन में, तो एस पहले आएगा या ई पहले आएगा, याद अगर भूल जाओ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ इनको, तो मैं इसी तरीके से याद करता हूँ। In how many time the respondent may file a cross objection from the day of the services of the notice of the hearing of the appeal? Cross objection कितने दिन में फाइल करेगा? That has to be within a 1 month. Now in an appeal from the decision by the trial court, in an appeal from a decision by trial court, the appellate court find that certain necessary evidence was not taken by the trial court. The appellate court क्या कर सकती है? एविडेंस ले सकती है, नहीं ले सकती है अपील में। इन एन अपील फ्रॉम द डिसीजन बाय द ट्रायल कोर्ट, द अपीलेट कोर्ट फाइंड्स दैट द सर्टेन नेसेसरी एविडेंस वाज नॉट टेकन बाय द ट्रायल कोर्ट, ठीक है, एविडेंस लेगी। द अपीलेंट कोर्ट कैन ओनली डिमांड द मैटर टू द ट्रायल कोर्ट। इसमें आपको सेक्शन कौन सा ध्यान रखना पड़ेगा, 107 देखना होगा, ठीक है। अपीलेट कोर्ट क्या क्या कर सकती है, सेक्शन 107, shall decide the matter only on the basis of the evidence before it, shall presume that the missing evidence would have adversely impacted the case of the, नहीं, ये make an additional evidence ले सकती है, खुद भी ले सकते हैं, ठीक है। रिमांड तो पूरा केस वापस भेज देती है, ये 107 में करती है, एडिशनल एविडेंस भी लेती है 107 में अपीलेट कोर्ट, तो ध्यान रखना एडिशनल एविडेंस कोर्ट ले सकती है। Now which one of the following statement is not true, कौन सा सही नहीं है in relation to the power of the appellate court?
इट कैन डिटरमाइन द केस फाइनली, बिल्कुल कर सकती है, रिमांड भी कर सकती है, इट कैन नॉट टेक, ये गलत है, 107 से क्वेश्चन लग रहा है ये, और ये ऑर्डर्स में भी दे रखे हैं, इट कैन फ्रेम इशू एंड रेफर देम फॉर द ट्रायल, इशू बनाकर नीचे वाली कोर्ट को कहेगी कि इस चीज को डिसाइड कीजिए। 41 से लेकर 41 एंड 42 ये फर्स्ट अपील में, ये अपीलेट डिक्री, 43 ऑर्डर्स, 44 इंडिजेंट एंड द 45 अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील का टाइम कितना है? 60 डेज, ठीक है। Now order number 42 of the CPC deals with appeal to Supreme Court 45, 44, 43. Answer is D. Appellate decree. First appeal का section कौन सा है? 96, Second appeal 100, ex parte. Ex parte का जिक्र 96 कौन में सा? ही है। सर वो तो 96 का ही है ना पार्ट। 96 का 2, 96 का 2, 96 का 3, कंसेंट डिक्री 96 का 4, वो 10,000 एंड स्मॉल कॉज गुड। ठीक है। और 25,000 की बात कहाँ लिखी है? सर वो 100 102 में शायद 102। सेकंड अपील नहीं होगी ना? 102 ठीक है बिल्कुल आपका। कुछ वो इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो एमसीक्यू के लिए। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो ऑर्डर्स का खेल ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। प्रैक्टिस में ऑर्डर्स का यूज ज्यादा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। नो सेकंड अपील, ठीक है। 25,000 रुपए से ऊपर अगर होगी तो नहीं हो सकती, 25,000 के बाद नहीं होगी। 43 डील करता है अपीलेबल ऑर्डर्स, किस किस में होगा? 43 अगेंस्ट विच ऑर्डर एंड अपील शैल नॉट लाई नहीं करेगी। किस में लाई नहीं करेगी? ऑर्डर टू सेट असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड अ सेल लाई करेगी। Which order and appeal shall not lie? An order rejecting an application with the permission to sue is an indigent, बिल्कुल हो, अभी बताया भी, ऑर्डर नंबर 33 में भी होती है, ऑर्डर नंबर 35 में भी है, ऑर्डर नंबर 9 में भी है, 9 के 9 के 13, फिर उसके बाद वो सीक्वेंस में एक बार याद कर लेना, हो जाते हैं, वो इतना टफ नहीं है। An order of an objection to the draft of the document when the subordinate court exercises its jurisdiction illegally and okay, एक वर्ड से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ वर्ड क्या लिखा है? जुरिडिक्शन इलीगली। इसमें क्या होता है? रिवीजन दोनों सिचुएशन में हाँ रिवीजन रिवीजन जाएगा, जुरिडिक्शन इशू है, रिवीजन जाएगा, बाकी सब में हो जाएगा। एन अपील अंडर ऑर्डर नंबर 43 shall lie from which of the following orders? इसमें होता है क्या? रिजेक्शन ऑफ प्लेन में तो नहीं होता है। 9 के अच्छा 22 का 9 है क्या? 22 का 9 यस सर है अच्छा, ये नहीं, अबेटमेंट 22 का 9 है, ठीक है। 22 का 9 है। 22 में कितने? 3 एंट्रीज है, 3 रूल है, ठीक है। 22 में 3 रूल है, ठीक है। तो 22 में वो एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको 43 ढंग से, तो आपके सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अगर आप 43 को ढंग से पढ़ लेते हैं तो। और इसमें होता है क्या? इसमें नहीं होती। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1 में तो नहीं होती, नॉट परमिटिंग, ठीक है। Order number 14 is dealing with the framing of issues, refusing to strike out the issue at the instance of the either of the party, ठीक है। आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। Now pauper appeal have been provided, pauper की अपील कौन सा है? 44, 42, 43, 44, ठीक है। आंसर is C. Now if the court is satisfied the case pending before it involves a substantial question as to the validity of any act, ये एक्ट ऑर्डिनेंस और किस चीज की बात करता है? रेफरेंस मांगता है ना? यस सर, रेफरेंस। डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, रेफर द मैटर टू द हाई कोर्ट, रेफर होता है। रेफरेंस 113 सेक्शन एंड ऑर्डर नंबर कितना है इसका? 46
देखो इसको ऐसे भी याद कर लेना, मेरे को लगता है 40, हाँ जी, ऑर्डर 47 रिव्यू है ना ये। रेफ नहीं ऊपर वाला, हमने ये क्वेश्चन करा है 100 रेफरेंस, ये क्वेश्चन करा रेफर वाला। अच्छा, फिर उसका फिर ऑर्डर ऑर्डर 46 होगा, ठीक है, और एक मिनट ऑर्डर नंबर सेक्शन नंबर 147 का होगा 47। सो कोई फंडा याद कर लो, चलो देख लेना जैसे भी आप याद करो। नाउ 114 ऑफ द सीबीसी शुड बी रेड विद, 114 को हम किसके साथ पढ़ेंगे, 47 के साथ, यस। लेकिन यस इसमें सर। दो दे रखे हैं रूल नंबर, ये लिखा ना रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3। 1 में क्या लिखा है और 3 में क्या लिखा है, निकाल लीजिए जल्दी से, कम ऑन। 47, सर 3 में तो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन दिया हुआ है। 47 निकालना हमने, एक मिनट, ऑर्डर नंबर 47। 1 में एप्लीकेशन। 47 रिव्यू, एप्लीकेशन ऑफ द रिव्यू ऑफ द जजमेंट। 43 में फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द रिव्यू, ठीक है, तो इसलिए ये 1 होगा। सर ये क्या चीज होता है सर, ये मुतातिस, मुतत्तिस मुतंडिस कहाँ लिखा है, ये म्यूटाटिस इसी, हाँ ये 3 में ही लिखा है, 47 का 3। 47 का 3, एक मिनट, 47 का 3 कहाँ आवश्यकता है, अच्छा अनुसार कोई देखो, अगर चेंजेस करने हो तो। मुतातिस मुतंडिस क्या होता है, मेरे को दिख नहीं रहा लेकिन अभी, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। आपने ओके 359 ऑफ आईपीसी क्या है, 59 ऑफ आईपीसी क्या है, सर ये किडनैपिंग। किडनैपिंग, ठीक है, किडनैपिंग बताया गया है। फिर 59 के बाद 60 और 61, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन, उसकी पनिशमेंट 362 में होगी आई गेस, ठीक है। अब ये जो प्रोविजन दे रखा है, इसी तरीके का जो प्रोविजन है वो हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ना, राजस्थान जा रहे हो ना, यस सर। सेक्शन 86 87 खोलना, उसमें क्या लिखा है, इस किडनैपिंग की भी बात की गई है, इसमें किडनैपिंग की भी बात कही है, तो उसमें एक वर्ड लिख दिया, यही मुतातिस मुतंडिस। इसका मतलब होता है जो प्रोविजन यहाँ लिखे हैं ना, 86 में भी तो किडनैपिंग की बात की है, तो एज इट इज वो प्रोविजन वाले अप्लाई हो जाएंगे तुम्हारे कौन से आईपीसी में जो दे रखे हैं, इसको बार बार रिपीट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुतातिस मुतंडिस दैट मीन्स जो यहाँ है, यहाँ जो किडनैपिंग है वो हम आईपीसी से ले लेंगे सारे प्रोविजन, इस सेंस में यूज होता है, समझ में आ गया। यस सर, ओके। नाउ अंडर सीपीसी, अब एक बार सेक्शन जरूर याद कर लेना, है तो इन दोनों में से एक ही गारंटेड, 86 या 87। अंडर सीपीसी व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस्ड, अंडर सीपीसी व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस्ड, कब डिसमिस्ड हो जाएगी, an appeal can be filed against the order, no appeal lies with the permission of the court, appeal can be filed against the order, none of them, an application for review is dismissed। okay, देखो रिव्यू कब लगता है, रिव्यू कब लगता है, जब अपील नहीं होती है, जब अपील नहीं है तभी तो जाएगा। सीपीसी में व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस, कब डिसमिस हो जाएगी, व्हेन नो अपील, डिसमिस हो जाएगी नो अपील लाइज, रिव्यू नो अपील लाइज, रिवीजन, रिवीजन तो हटा देते हैं। ओके क्या है क्वेश्चन, समझ नहीं आ रही, सीपीसी में व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज डिसमिस्ड, ओके ठीक है। रिव्यू तो मेंटेनेबल होती है जब नो अपील इज लाई, appeal can be filed against the order with the permission of the court, appeal can be filed against the order, none of them। हाँ जी, सर सपोज किसी ने रिव्यू के लिए अप्लाई किया कोर्ट में और वो डिसमिस हो गया, तो उसके अगेंस्ट पूछ रहे हैं कि क्या रेमेडी है या है भी तो। when an application for review is dismissed, दोबारा बोलो क्या बोला, दिमाग कहीं घूम रहा है। सर सपोज कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फाइल करी है किसी ने और वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, हाँ जी, तो उसकी अपील की जा सकती है या नहीं, मतलब ये नहीं की ऑप्शन जाएगी, यस पहली बात तो अपील बनती नहीं थी तभी तो रिव्यू में गए थे हम, सर, या फिर अपील थी भी लेकिन थी लेकिन की नहीं गई। अलाई उसने करी नहीं, फाइल नहीं करी विद इन द टाइम,
तो रिव्यू तब रिव्यू लगता है। तो व्हेन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू डिसमिस, रिव्यू डिसमिस हो गई है, तो जब रिव्यू डिसमिस हो गई तो अपील कैसे लग जाएगी? अपील तो पहले लगनी चाहिए थी। यस सर, तो फिर ये आ जाएगा नो आंसर अपील क्या होगा? चलो, दिमाग थोड़ा बंद हो गया, कंप्यूटर को देख के सर में दर्द हो जाता है। सर प्लस ऑर्डर 43 में दिया है कि अगर रिव्यू एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाती है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है, मतलब दैट इज एन अपीलेबल ऑर्डर। लेकिन डिसमिस वर्ड नहीं लिखा है, तो मतलब कि जो अपील डिसमिस हो, जो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, दैट इज नॉट अपीलेबल। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि भाई अगर रिव्यू डिसमिस्ड हो गई है तो क्या उसकी अपील होगी? उसकी अपील तो हो ही नहीं सकती, वो तो पहले तो आपको अपील करनी चाहिए थी। रिव्यू से पहले अपील करनी चाहिए, आपने नहीं करी, तब रिव्यू हुआ। अब रिव्यू भी डिसमिस हो गई तो क्या अपील कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, तो आंसर इज बी, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कानून थोड़ी ना चेंज कर देगी कोर्ट, जस्ट लिखा है साफ साफ, वो नहीं कर सकती। तो आंसर इज बी। ठीक है, एडिशनल एविडेंस मींस, अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमें एकदम से उठ के कहीं और जाना पड़ता है, वहां पे माइंड लगाना पड़ता है, फिर वापस आना ट्रैक पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। नाउ एडिशनल एविडेंस मींस evidence led in the appeal before the trial has closed in the lower court. It is a privilege allowed only under special circumstances. Additional evidence means evidence led in appeal after the trial has closed in the Supreme Court. It is privilege allowed only under special circumstances. ऐसा थोड़ी ना है कि सुप्रीम कोर्ट की बात थोड़ी ना, एडिशनल एविडेंस कहीं पे भी हो सकते हैं। Led in the appeal after the trial has closed in the lower court, it is privilege allowed only under special circumstances. Okay, first और पढ़ लेते हैं। Evidence led in appeal before the trial has closed in the lower court, it is privileged allowed only under special circumstances. Generally additional evidence की जरूरत कब पड़ती है? हाँ जी, ट्रायल खत्म होने के बाद, जब आप ट्रायल हुआ, जब आप अपील में गए, अब एपेलेट कोर्ट को लगता है कि भाई कुछ एविडेंस लिए नहीं गए, जो प्रिंसिपल विटनेस थे वो लेने चाहिए थे, वो आपने इग्नोर कर दिए, तब जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आंसर इसलिए सी हो जाएगा। Now which provision in the CPC bars entertainment of application to review an order made an application for review or the decree or order passed or made on a review? ये है आपका, ये तो रूल आपको याद रखना पड़ेगा, 47 का रूल नंबर 9। एक बार देख लीजिए रिव्यू का रूल नंबर 9, बार ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन। सीधा है, ठीक है, डायरेक्ट ही है। बार ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ एप्लीकेशन टू रिव्यू ऑन ऑर्डर मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और डिक्री और ऑर्डर पास ऑन द मेड ऑन द रिव्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। नाउ रिव्यू पेटिशन इज मेंशनेबल वेयर। रिव्यू कब लगाई जाती है? The review application has already filed an appeal which is pending. तब review लगेगी, pending में तो लगेगी नहीं। Opposite party files an appeal after review petition was filed. Appeal filed by the review applicant has been dismissed by speaking order on the merit. Filing of appeal by any side is immaterial. That cannot be possible. तो review petition is mentionable where दो बचते हैं। The opposite party files an appeal after review petition was filed. After review petition was filed, okay. Of appeal filed by the review applicant has been dismissed by the speaking order on merits. Appeal filed by the review applicant. Okay, पहले वो applicant था, उसने appeal file करी, has been directly matched. ये तो आसान से क्वेश्चन है। रेस जुडिकाटा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जजमेंट एंड डिक्री यहीं जाएगा। समन टू विटनेस, ये तो गलत है। यस सर, 32 समन टू विटनेस, 32 में तो पेनल्टी। समन टू विटनेस कौन सा सेक्शन है? जल्दी देखिए, कम ऑन। 32 में तो फाइन वाइन वगैरह बता है। हाँ ये सब 32 में, समन टू 31। ठीक है, हाँ पेनल्टी है ना समन टू में तो। हाँ ये सब पेनल्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समन टू, सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है,
उसमें सारा वो है ना 5,000 रुपए तक का फाइन वगैरह। Yes, 31 yes, है, ठीक है, तो ये गलत है। 31. चलिए आगे चलते हैं। Now which of the following combination are correctly matched? Tempering junction ठीक है, shoot by intelligent person ठीक है, ठीक है. power of elephant गलत, 107 होना चाहिए था, caveat ठीक है। 1 to आंसर 4. इज जो भी मैच कर रहा है देख लेंगे। Okay, which of the following combination correctly match? Equity of the judgment, equity of judgment data, चलो बाकी मिला लेते हैं। Legal representative ठीक है, 50 में है और 211 में है। Pauper suit ठीक है, बचे 2। Privileged document गलत लग रहा है मेरे को, एक बार देखते हैं। इक्विटी भी गलत है सर, 49 में तो वो है ट्रांसफरी। 47 क्वेश्चन, वो डायरेक्ट नहीं लिखी होती है कुछ चीजें। ट्रांसफरी, एवरी ट्रांसफर ऑफ द डिग्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट ऑफ द इक्विटीज, इक्विटीज की बात तो कर रहा है ये, ठीक है। 29 में ये कुछ नहीं है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, privilege document is not in the 29 service of the foreign summons, आंसर ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे। now match the following, सिंपल सिंपल से ये तो ये कितना है 10 17 पे आएगा तुम्हारा एडजमेंट, 10 20 21 एग्जीक्यूशन, ये कितना लिखा है 10 20 29 29 गया तुम्हारा, एक मिनट, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन पे चला गया, 1 2 3 और 33 सूट, ठीक है। मैच कर लेना आंसर। कॉम्बिनेशन नॉट करेक्टली मैच्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ये कौन सा सेक्शन है, एक मिनट, चलो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट 77, ये 50 हो गया, ये सामने सामने हो गया। इंस्टीट्यूशन द सूट गलत है, ये गलत है, 26 होना चाहिए था। एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, ये 82 सीपीसी, एक बार देखते हैं 82 क्या कहता है, सीधा क्या कहता है, उसकी लैंग्वेज क्या है। सर इसमें करेक्टली मैच्ड पूछे हैं, तो करेक्टली तो सिर्फ 3 है और ऑप्शंस दिए हैं इनकरेक्ट के। अच्छा, नॉट करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली हो मैच्ड गया तो 1 2 first- and दो होंगे, 1 2 and 4। 1 2 and 4 इनकरेक्ट। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कौन सा है? ये ठीक है, ये ठीक है। 77 भी तो ठीक है। सर वो सामने नहीं सर, लिखा ना, उसके सामने मैच नहीं नहीं लिखा करने। है। हाँ, सामने वाला देखना है। अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है, चलो हो जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। ओके ठीक है, हो जाएगा ये। आगे चलते हैं फिर। jurisdiction of the court is to decide by, jurisdiction of the court is decided by subject matter of the dispute pecuniary, ठीक है, सबसे होता है, डी आंसर है। now which of the following section of the CPC define jurisdiction, कहीं define है jurisdiction, कहीं नहीं है। नो सर। 9 अलग चीज बात करता है। 2 का 9 क्या कहता है, सर जजमेंट। जजमेंट। 15 सेक्शन लोअर ग्रेड से स्टार्ट होना चाहिए, सेक्शन 9 अनलेस बार्ट। now which of the following is the correctly matched presentation of the plaint, ठीक है, correctly, अच्छा not correctly matched है, ये तो ठीक है वैसे। interpolator suit तो सी गलत ठीक है। है, सही है। friendly suit गलत है, यहाँ 36 आएगा। equitable set off, ये भी ठीक है। now which of the followings are correctly matched, judgment and decree गलत, 33 होना चाहिए। कॉस्ट ठीक है, इंस्टीट्यूशन ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर देख लेना अपने हिसाब से 2 3 4। now suit relating to the constitutional validity of the statutory instrument 27A में है, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसके लिए हमें नोटिस भी देना पड़ता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है, वो सारी बातें हैं। लिस्ट 1 को 2 से मैच करना है, ओके। कहाँ इसकी लिस्ट, लॉजिंग ऑफ केविएट का है 148 है, रेस्टिट्यूशन 144, इनहेरेंट पावर 151,
सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस बार्ड सेक्शन 9। तो देख लेना मैच करके, मैच तो हो ही जाएंगे। The procedure for the suit relating to the matter concerning the family 32 में है, 32A इसमें ये फैमिली और वो कौन कौन है, माइनर। सर दैट इज 32 माइनर एंड अनसाउंड माइंड। 32 ये तो सिर्फ मैटर रिलेटेड टू हाँ फैमिली ठीक है। है, फैमिली 32A है। ओके, ये ऊपर से देखने तुम्हें जो भी छोटे मोटे ऑर्डर्स है ना, जजमेंट एंड डिग्री पास बाय द कोर्ट, judgment and decree passed by the court which lacks inherent jurisdiction is a nullity। nullity होती है वो। would never operate as res judicata, बिल्कुल नहीं होगी। can be challenged in subsequent, नहीं हो सकती। ओके, तो नहीं हो आंसर इसका हो सकती। जाएगा डी, can be challenged, can be challenged। now consider the following statement where the High Court calls for the record of any case in its revisional jurisdiction। ठीक है, रिविजन जुरिडिक्शन में बुलाएं, इट्स ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ द सूट। ऑपरेट हो जाता है नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होता, करवाना पड़ता है, तो ये तो नहीं होगा। नो सेकंड अपील शैल लाई, देखो ये वही क्वेश्चन आ गया 25,000 वाला। नो शैल अपील लाई इन द मनी सूट वेयर द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सीड। ठीक है, नाउ एप्लीकेंट सॉरी द प्लेंटिफ कैन नॉट बी, अब देखो इसको एप्लीकेंट प्लेंटिफ को मैं एप्लीकेंट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इसको देखना ना। plaintiff cannot be allowed by the court to sue after for any relief omitted by him to sue। plaintiff cannot be allowed by the court to sue afterward for any relief omitted by him to sue। the plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। कर सकता है क्या ऐसा? ये आ गया आपका ऑर्डर नंबर 1 सॉरी 2 का 2 के स्प्लिट्स ऑफ द क्लेम। प्लेंटिफ में रिलिंक्विश, अगर उन्हें छोड़ दिया है तो ठीक है, वो रेंट वाले एग्जांपल दे रखे ना इसमें। यस सर। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा ठीक था? पहला गलत था, दूसरा ठीक है और ये चौथा भी ठीक है। दूसरा और चौथा ऑप्शन में है नहीं है, फिर हम क्या करेंगे और देखेंगे, तीसरे को देखना पड़ेगा। तो फिर हो जाएगा सर रिलिंग्विश करने के बाद वो दोबारा नहीं ला सकता ना बियर ऑफ सूट। क्वेश्चन इसमें उल्टा पूछा सीधा पूछा है स्टेटमेंट, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है। ओके, ऑप्शन में तो इनकरेक्ट है ना, हमें इनकरेक्ट बताना। कौन सा गलत था? पहला तो गलत है ही, और तीसरा, पहला और चौथा। पहला और तीसरा। सर थर्ड में क्या गलत है? A plaintiff cannot be allowed by the court to sue afterward for any relief हाँ ये तो सही है। omitted by him in a suit। Plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring a suit within the, ठीक है, तो 1 और 3 होना चाहिए, बार देख लेते हैं। सी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये चौथा सही था। चौथा ठीक है, प्लेंटिफ बिल्कुल छोड़ सकता है। मैं रिलिंक्विश कर रहा है ना, may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। मतलब जुडिक्शन में लाने के लिए रिलिंग्विश कर रहा है ना वो। अगर ये रिलिंक्विश कर दिया है तो ये नहीं कि बाद में अगर इसके खिलाफ सूट चला गया तो दोबारा बाद में नया फ्रेश सूट फाइल कर देगा। ठीक है, फिर नहीं कर सकता ये बाद में। plaintiff cannot be allowed, that means the plaintiff can be allowed by the court to sue afterward for the any relief omitted by him in the suit। सर इसमें थर्ड पॉइंट में with the permission of the court, with the permission of the court he can file suit। फिर तो वो हो जाएगा लीव टू फाइल अ फ्रेश सूट, लिबर्टी टू फाइल अ फ्रेश सूट। तो सर इसलिए रॉन्ग या है इसका क्योंकि 6-17 हो जाता, या 6-17 हो जाएगा। plaintiff can be allowed the court to sue afterward for any relief omitted by him। फिर वो 6-17 हो जाएगा ना, रिलीफ को चेंज करने के लिए कोर्ट अमेंडमेंट ऑफ द प्लेटिंग अलाउ कर देगी अगर यहाँ कैन लिख दिया जाए तो। चलो, a woman who due to the custom and the manner of the country ought not to be compelled to appear in the public, ये कौन सा सेक्शन है? 132 होगा ना ये? 32, yes sir, 132। 132। और मनी का कौन सा 56? yes Okay, ought not to be compelled to appear in a public are exempted from the personal appearance, सही बात है। However, nothing shall be deemed to exempt, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते in execution civil process in any of the which the arrest of the woman is not prohibited by the CPC। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, A भी ठीक है, B भी ठीक है।
दोनों करेक्ट है। चलिए खत्म हो जाता सीपीसी। अब पढ़ लेना कौन कौन से ऑर्डर्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिनको थोड़ा फोकसली करके पढ़ लेना, बहुत अच्छे से उनको पढ़ लेना, छोड़ना मत। सेक्शंस का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, एक बार ऑर्डर का देख लेते हैं। ऑर्डर नंबर 1 गो थ्रू करना पूरा। ऑर्डर नंबर 1 से लेकर 9 तक तो सारे पढ़ने हैं, ठीक है, क्विकली हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील टू, ठीक है। 7 5 9 तक पूरा कर लेना। 10 के एक दो रूल्स पढ़ लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंस्पेक्शन और डिस्कवरी का पूरा पढ़ना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के ही पढ़ना एक दो रूल्स। एडमिशन दैट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। इंपाउंडिंग, प्रोडक्शन ऊपर ऊपर से पढ़ लेना बस। एक बार रूल्स के सिर्फ हेडिंग्स देख लेना, रूल्स की हेडिंग देख लेना, जो ठीक लगे उसको अंदर से पढ़ना। बाकी एक बार 14 जरूर पढ़ लेना पूरा हो सके तो। समनिंग अटेंडेंस हटाओ उसको। 18 पढ़ लेना। 21 को ऊपर ऊपर से देख लेना। अब ज्यादा इसको तो तुम इतना बड़ा सारा तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन ये देख लेना वो कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। उसको चार्ट बना के बना लेना 21 का, क्योंकि इसमें आने वाले जो कुछ ऐसे सेक्शन, क्या नाम है इसका, 21 के अंदर 37, ठीक है, 37 से भी कुछ रिलेटेड है, वो रूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो देखना। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, एक बार ऊपर ऊपर से तो देख लेना, और ये जरूर देख लेना इसका 30, रूल नंबर 30 से लेकर 36 तक। इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो एक बार जरूर देख लेना इसको पूरा, एक बार अगर रीड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर से जरूर देख लेना इनके रूल्स। डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, रूल रटोगे तो यू कैन सी इट, अदरवाइज ठीक है। नहीं तो 23 इज इम्पोर्टेंट, 23 काफी इंपॉर्टेंट है, इसका रूल नंबर, ये तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। पेमेंट इनटू कोर्ट, सिक्योरिटी फॉर द कोस्ट ऊपर ऊपर से देखना। कमीशन को पूरा पढ़ना है, 26 को पूरा पढ़ना, जो यहाँ लिखा है उनको पूरा पढ़ना है, ठीक है, कमीशन को पूरा पढ़ लेना। सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऊपर ऊपर से सिर्फ देखना है। ये 27 ने भी देख लेना, बस इतना ही काफी, इतना नॉलेज। रही बात 28 29 30 31, चारों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सा चीज कहाँ पर है, कौन सा ऑर्डर कहाँ पर है। 32 देख लेना बिल्कुल, 32 को पढ़ना पड़ेगा पूरा पूरा, इन द सेंस ऐसा नहीं है कि इसके सारे रूल्स को आप याद करने लग जाओ, आपको आइडिया लग ही जाएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से रूल्स आपको पढ़ने हैं। 32 it's not that much important, sold by indigent person पूरा पढ़ना पड़ेगा। 33 फुल। 34 पता होना चाहिए इसमें क्या है, मॉर्गेज से संबंधित है, ठीक है, ऊपर से पता होना चाहिए। 35 पूरा पता होना चाहिए। 36 इज नॉट इम्पोर्टेंट। 37 फुल फ्लैज अगर पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो उसका रूल नंबर 1 और 2 तो पता ही होना चाहिए। 38 पूरा नहीं पढ़ पाओ तो भी ठीक है, लेकिन नॉलेज फिर भी होनी चाहिए, नॉलेज है काफी है। रूल रटे हैं नहीं रटे हैं तो देखो सारी चीज तो आप रट नहीं सकते। 39 फुल फ्लेज, ठीक है, पूरा पढ़ लेना। अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर ज्यादा छोटा ही है, 40 पता होना चाहिए पूरा ढंग से। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री ऊपर से पता करना, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए उसका सारा, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर अपील कैसे जा रही है। रेड विथ सेक्शन के साथ पढ़ लेना। 43 को तो पूरा पढ़ना है, ठीक है, 43 को तो आपको रटना ही रटना है। एंड देन 44 ऊपर से चल जाएगा, 43 45 भी ऊपर से चल जाएगा। अपील का टाइम देख लेना, सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन में अपील होती है। रेफरेंस ऊपर से चलेगा, रिव्यू ऊपर से चलेगा, सारे ऊपर से चलेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हार्डली मैंने यहाँ पर 9 रूल्स 9 ऑर्डर बताए हैं,
उसके बाद आप इसको इसी को ही पढ़ो, इसी पे फोकस करके पढ़ना, इनमें से क्वेश्चन तो होंगे ही, बाकी जो रिमेनिंग है उनके ऊपर ऊपर से नॉलेज है तो काफी है। 14, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 और 9, 21 मैंने आपको ऑर्डर बताए हैं आउट ऑफ 48। वैसे तो 51 है, कुछ काम के नहीं है उसमें। 21, 30 ऑर्डर्स मैंने आपको कहा है, वो ऊपर से नॉलेज रख लेना, काफी है, चल जाएगा। ठीक है गाइस, एक बार इनको जरूर गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। ठीक है, हो जाएगा ना इतना तो? यस सर। इनको जरूर पढ़ लेना, इनको मिस मत करना।